जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की श्रृंखला में आज आपकी चर्चा होनी है व्यंजनों के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी स्वर और उनके विभाजन पर, और उससे भी पहले की क्लास में चर्चा की थी हमने कि व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज विस्तार में चर्चा होगी, जानेंगे व्यंजन क्या होते हैं और जानेंगे व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम लोग जानेंगे, इस चैनल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस व्यंजन वाले टॉपिक के साथ हम लोग जीएस का कौन से तथ्य या कौन सा टॉपिक रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चूंकि बात व्यंजनों पर होनी है तो सबसे पहले व्यंजन ही लिख लेते हैं। तो व्यंजन आपको पता है कि का से प्रारंभ होते हैं, का, ख, ग, घ और गा। उसके बाद है आपका चा, छ, ज, झ और आपका ञ। अच्छा, इन व्यंजनों में भी याद रखेंगे कि अगर इनके साथ हम लोग हलंत लगाएंगे तब ये कहलाएंगे मूल व्यंजन। व्यंजन टॉपिक आपका यहीं से प्रारंभ होता है। अगर इनके साथ हम लोग हलंत लगाएंगे तो ये कहलाएगा मूल व्यंजन, लेकिन अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो ये व्यंजन भी कहलाएगा और वर्ण भी कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि व्यंजन अपने मूल रूप में अगर रहेगा तो उसके साथ हलंत रहेगा। ज, झ, ञ। उसके बाद है आपका टा, ठा, डा, ढा और है रा। ता, फिर से देखिए हल लगाना भूल गए। ये भी जान लीजिए साथ में कि इस हलंत ही क्यों लगाया जाता है। तो संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र में होते हैं प्रत्याहार। उन प्रत्याहार में जो स्वर होते हैं उनको कहा जाता है अल प्रत्याहार। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि समस्त स्वरों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आच प्रत्याहार। यानी देख लीजिए, हम लिखे देते हैं कि स्वर को किस प्रत्याहार के अंतर्गत जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अच प्रत्याहार। फिर पूछिए अगर व्यंजन को किस प्रत्याहार के अंतर्गत जाना जाता है, तो व्यंजन को जाना जाता है हल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि व्यंजन मूल रूप में इसीलिए हलंत के साथ रहता है क्योंकि माहेश्वर सूत्र के अनुसार उसको क्या कहा जाता है, हल प्रत्याहार। और अगर संपूर्ण वर्णमाला की बात करें कि वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र के अनुसार क्या कहा जाता है, तो ये आता है आपका अल प्रत्याहार के अंतर्गत। देख लीजिए, स्वर का पहला वर्ण कौन सा है, आ। व्यंजन का अंतिम वाला वर्ण कौन सा है, ला। तो स्वर और व्यंजन के योग से ही क्या बनता है, वर्णमाला। तो इसलिए आ और ला मिलकर के संपूर्ण वर्णमाला का निर्माण करेंगे, और माहेश्वर सूत्र के अनुसार इस प्रत्याहार को क्या कह देते हैं, अल प्रत्याहार। तो ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए, कभी कभी सामान्य परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। बात करते हैं व्यंजन की। ता, उसके बाद था, फिर है दा, उसके बाद है धा और उसके बाद है ना। हो सकता है कुछ लोगों को वर्णमाला भी ना याद हो, तो आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको निस्संदेह वर्णमाला भी याद हो जाएगी। अगला है आपका पा, उसके बाद है फा, उसके बाद है बा, भा और मा। उसके बाद अगले वर्ण आते हैं आपके या, रा, ला और वा। हलंत सबके साथ में लगाएंगे। उसके बाद है सा, शा, शा और हा। इन शा के क्रम भी आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है आपके छा और त्रा, उसके बाद है ज्या और उसके बाद क्या है, स्रा। अच्छा, इन वर्णों के साथ भी हलंत नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, संयुक्त वर्ण। आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो विस्तार में जानेंगे कि इनके साथ अगर हलंत लगा देंगे तो इसका अर्थ एक तो ये हो जाएगा कि जो स्वर इसके साथ शामिल है वो इसके साथ शामिल अब नहीं है, या सामान्य रूप से
इनके साथ हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए अब चर्चा करते हैं व्यंजनों पर। तो व्यंजन आपके टोटल का से लेकर मा तक, या रा ला वा सा हा और छ त्रा ज्या स्रा, इन कुल व्यंजनों को 4 आधारों पर बांटा गया है। थोड़ा रिलेट करते हैं स्वर से। स्वरों की संख्या कितनी थी? 11, और उन 11 स्वरों को बांटा कितने आधार पर गया था? 5 आधारों पर। यानी कि संख्या तो स्वर की ज़्यादा है और विभाजन उसका बड़ा है, स्वर का। लेकिन दूसरे रूप में देखेंगे कि संख्या तो किसकी ज़्यादा है? व्यंजनों की, लेकिन इनका विभाजन के आधार कितने हैं? 4, और सामान्य आधार हैं जो कि आसानी से याद हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब विस्तार में व्यंजन की। जान लेते हैं व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ, चूंकि ये ध्वनि का लिखित ही रूप है तो इसलिए परिभाषित करेंगे, वे ध्वनियाँ जो प्राणवायु के मुख में संघर्ष के उपरांत उच्चारित होती हों, क्या कहलाती हैं? व्यंजन। या इसी को दूसरे तरीके से कहें तो क्या कह सकते हैं? वे वर्ण, चूंकि ये मूल रूप में अगर रहते हैं तो माना जाता है व्याकरण के अनुसार कि इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो दूसरी परिभाषा इसीलिए इन व्यंजनों को दी गई कि वे वर्ण या वे वर्ण व्यंजन जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन। चाहे वो स्वर की सहायता से उच्चारित हो वो भी व्यंजन, चूंकि स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। और दूसरा उनका उच्चारण क्या होता है? मुख में किसी न किसी भाग से संघर्ष के उपरांत उनका क्या होगा? उच्चारण होगा। तो ये परिभाषा हो गई व्यंजन की। संख्या पर चर्चा हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं। आज फिर जान लेते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या आपको कितनी माननी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आप संख्या बताएंगे कितनी? 33। और सामान्य रूप से पूछ लिया जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब उत्तर आप लोग देंगे 39। और ऐसा प्रश्न शायद नहीं पूछा जाएगा कि उसके विकल्प में ये 33 और ये 39 ना हो। अगर ये 33 या 39 नहीं होंगे तो हम आपको सबसे पहली वाली वर्णमाला क्लास में बता चुके हैं कि टोटल वर्ण 52 होंगे। अगर टोटल वर्ण 52 हैं और उसमें से 39 क्या होंगे? व्यंजन होंगे, 2 क्या होंगे? अयोग वाह होंगे। तो वो अयोग वाह भी शामिल हो जाएंगे किसमें? व्यंजन में। और टोटल संख्या ये कितनी हो जाएगी? 41। यानी तब व्यंजनों की संख्या 41 हो जाएगी, स्वरों की संख्या 11 होती ही है, तो टोटल वर्ण आपके कितने हो जाएंगे? 52। लेकिन ऐसा प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। अगर बाई चांस पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर ये करना है। सामान्यतः व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 33 होती है और सामान्य रूप से कितनी होती है? 39। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजनों के विभाजन की। व्यंजनों के विभाजन की। तो अगर व्यंजन विभाजन की बात करें, व्यंजन विभाजन, व्यंजन विभाजन, व्यंजन विभाजन के आधार टोटल कितने हैं? तो 4 हैं। पहला है आपका वर्गीय, या इन्हीं का दूसरा नाम है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो वर्गीय व्यंजन या तो स्पर्श व्यंजन या तो इन्हीं को कह दिया जाता है उदित व्यंजन। उदित व्यंजन। तो व्यंजन का पहला जो आधार है बांटने का, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन या उदित व्यंजन। उदित व्यंजन। दूसरा क्या है? दूसरे हैं आपके अंतस्थ वर्ण। तो ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा वर्ण कौन सा है आपका? तो दूसरे व्यंजन के बांटने का आधार है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण। और तीसरा जो बांटने का आधार है वो है आपका ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण या वर्ण को व्यंजन लिखें, क्योंकि विभाजन पढ़ रहे हैं। तो ऊष्म व्यंजन या ऊष्म भी इनको कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो होते हैं स्पर्श संघर्षी और एक होते हैं ऊष्म संघर्षी। और अगर कह दिया जाए केवल संघर्षी तो हम लोग ऊष्म संघर्षी को उत्तर करेंगे या स्पर्श संघर्षी को आगे चर्चा करेंगे।
ऊष्म या ऊष्म संघर्षी, और जो आपका चौथा प्रकार है वो है आपका संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो टोटल व्यंजनों को हम लोग 4 आधार पर पढ़ेंगे। एक तो वर्गीय, स्पर्श या उदित व्यंजन, दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, तीसरे हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और चौथे हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं इन्हीं को कह दिया जाता है ईषत स्पर्श। बहुत महत्वपूर्ण नाम है इसका, ईषत स्पर्श। देखिए दोनों में अंतर रहेगा, ये है स्पर्श और ये है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है छूना, स्पर्श करना, और स्पर्श का अर्थ है कि छूकर चला गया, यानी कि बहुत ही अल्पकालिक समय के लिए टच करना, छूना और उसके बाद तुरंत वापस आ जाना, तो वो कहलाते हैं आपके ईषक नहीं है ये क्या है, ईषत स्पर्श व्यंजन। अब करते हैं हम लोग विस्तार में चर्चा। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वर्गीय व्यंजन की। तो ऊपर हेडिंग डालते हैं वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन के ही दूसरे नाम क्या है, स्पर्श या उदित व्यंजन। तो ये भी लिख लेते हैं, चाहे इसको क्या कह दिया जाए, स्पर्श, या कह दिया जाए क्या, उदित व्यंजन। इन दोनों की बात क्या रहेगी, एक ही रहेगी। देखिए अगर वर्गीय या स्पर्श या उदित व्यंजन की बात करें तो स्पर्श का अर्थ है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण यदि हो तो जो आपकी अंदर जिह्वा है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, और फिर जिन वर्णों का उच्चारण होगा वो आपके क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी वर्ण। दूसरा इसका नाम वर्गीय व्यंजन क्यों पड़ा, तो आप लोग देख लीजिए कि का से लेकर मां तक जो भी वर्ण हैं इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन। देखिए इधर वर्ण आपके कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, और इधर देखिए वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी इधर भी वर्ण 5 है, इधर भी वर्ण 5 है। और आप लोग जानते हैं कि अगर इधर हम इसको सेंटीमीटर में मान लें तो ये लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और इधर भी अगर हम लंबाई मान लें तो ये भी लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब मैथ से रिलेट करिए और हम लोग पढ़ते हैं कि यदि किसी आकार की चारों भुजाएं, चूंकि ये बराबर है तो ये भी उतनी ही होगी, इधर भी 5 वर्ण हैं और ये 5 वर्ण हैं तो इधर भी 5 वर्ण हैं, तो ये भी आपकी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। यानी यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो जिस आकृति का निर्माण करेंगे, जिस द्विविमीय आकृति का निर्माण करेंगे वो क्या कहलाएगी, वर्ग। यानी ये आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग। इसी कारण इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। इधर भी वर्ण कितने, 5, इधर भी वर्ण कितने, 5, इसलिए ये वर्गाकार में दिख रहे हैं आपको, इसलिए इनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। और इनकी टोटल संख्या होती कितनी है, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भी होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं, रिलेट कहाँ से हम लोग कर रहे हैं, मैथ से। जो सब्जेक्ट जिस जगह जिस तथ्य से रिलेट हो सके या कर पाए उसको करना चाहिए ताकि हमको याद रह पाए। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जिसको नहीं याद है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना है उसको कि का से लेकर मां तक टोटल वर्ण कितने हैं, 25। टोटल वर्ण कितने हैं, 25। और वर्गीय व्यंजन के वर्णों की संख्या या व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। जो लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर करेंगे तब भी उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 25। फिलहाल आपको याद रखना है वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर मां तक, और इनको नाम दे दिया जाता है। इसको कह दिया जाता है का वर्ग, इसको कह दिया जाता है चा वर्ग,
यानी का वर्ग के अंतर्गत ये पांचों वर्ण का, खा, गा, घा, गा। चा वर्ग के अंतर्गत यानी ये जो आपकी एक पंक्ति लिखी है, इसका जो पहला वर्ण है उसी के आगे अगर वर्ग जोड़ दिया जाए तो वो अपने पांचों साथियों के नाम का जिक्र करेगा। अगर कहा जाए टा वर्ग, तो टा वर्ग का अर्थ है कि टा और उसके आगे आने वाले चार साथी भी उसी वर्ग में शामिल होंगे। तो टा वर्ग का अर्थ है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये आपके कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन। तो आप लोगों ने जाना कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। नामहीन के साथी में लिख लीजिए, इसको कह देते हैं का वर्ग। इसको क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं चा वर्ग, हलंत लगा लेंगे। इसको कहते हैं टा वर्ग और इसको कहते हैं ता वर्ग और इसको कह देंगे पा वर्ग, पा वर्ग। तो वर्गीय व्यंजनों पर चर्चा हम लोगों ने कर ली। जान लिया कि टोटल हैं कितने, 25, और का से लेकर कहाँ तक हैं, तो का से लेकर हैं माँ तक। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन के दूसरे प्रकार, और दूसरा प्रकार कौन सा है आपका? दूसरा प्रकार है आपका अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कहें या व्यंजन कहें, लगभग बात एक ही है, क्योंकि वर्ण के अंतर्गत ही हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। देखिए रीजनिंग से अगर रिलेट करें तो इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये आपके हो जाएंगे वर्ण और ये क्या हो जाएंगे, व्यंजन। अब हिंदी को आप रीजनिंग से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को ये समझ में आ गया हो ठीक है, अगर किसी को नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जानते हैं अंतस्थ या वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। जब हम लोगों ने स्वर पर चर्चा की थी, तो जब उसके उच्चारण स्थान की बात की जा रही थी, तब हम लोगों ने एक उच्चारण स्थान पढ़ा था प्राणत्व के आधार पर, और उसमें हमने आपको बताया था कि प्राणत्व का अर्थ है प्राण वायु। प्राण वायु क्या होती है? तो अंदर फेफड़ों से ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्राण वायु। तो अंतस्थ भी उसी से मिलता जुलता है। अंतः का अर्थ है अंदर, स्थ का अर्थ है स्थित, यानी अंदर फेफड़ों में स्थित वायु के प्रयोग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए वो क्या कहलाएंगे, अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। दूसरा, इनका दूसरा नाम है ईसत स्पर्श। चूंकि जब इनका उच्चारण स्थान किया जाता है तो जीवा किसी भी अंग को बहुत ही अल्पकालिक, बहुत ही क्षणिक समय के लिए छूती है या स्पर्श करती है या टच करती है, तो इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, ईशत स्पर्श वर्ण। देखिए स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तब आपके वर्गीय व्यंजन होंगे, अगर स्पर्श वर्ण की बात करेंगे तब आपके अंतस्थ व्यंजन आएंगे। और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे आपके चार वर्ण, कौन कौन से, या, रा, ला, वा। यानी अंतस्थ वर्ण या व्यंजन के अंतर्गत चार वर्ण आएंगे, या, रा, ला और अगला वर्ण है आपका कौन सा, वा। ये आपके अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रकार है आपका, अगला प्रकार क्या है, ऊष्म या ऊष्म संघर्षी। तो तीसरे प्रकार की हम लोग बात करेंगे, ऊष्म या ऊष्म संघर्षी। ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन या वर्ण। ऊष्म, ऊष्मा का अर्थ क्या होता है, ऊर्जा का थोड़ा गर्म रूप ही क्या कहलाता है, ऊष्मा। तो ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण तो प्राणवायु से हो, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष इतना करना पड़े कि जो आपके मुख से प्राणवायु निकलेगी वो ऊष्मित होकर निकले, गर्म होकर निकले, रगड़ कर निकले, तो उसको कहते हैं क्या, ऊष्म संघर्षी। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण ऊष्मा का ऊष्मित होकर निकले, यानी प्राणवायु
ऊष्मित होकर जिन वर्णों या जिन ध्वनियों का उच्चारण करती है वो आपके कहलाते हैं ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण। और इनके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन से? सा, शा, शा, हा। अभी आप लोग जान लीजिए सा, शा, शा, हा। फिर जब हम लोग इनके उच्चारण स्थान पढ़ लेंगे तब आपको याद रखना होगा कि दंती, मूर्धा, ये रहेगी तालव्य, ये रहेगी मूर्धा और ये रहेगी दंती सा। आगे चर्चा करेंगे। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आएंगे या ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत 4 वर्ण आएंगे, शा, शा, शा और हा। ये आपके कहलाएंगे क्या? ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण। अब हम लोग अंतिम प्रकार बात करेंगे किसकी? संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो चलिए बात करते हैं संयुक्त या मिश्रित वर्ण या व्यंजन। संयुक्त वर्ण आपको पता है, ध्वनिया की जब हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था ध्वनि। उसमें हमने आपको मिश्रित या संयुक्त ध्वनि बताई थी। क्या बताया था? कि अगर 2 अलग अलग प्रकार के वर्ण एक साथ मिलकर दोनों का उच्चारण एक साथ हो तो वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? आपकी संयुक्त या मिश्रित ध्वनि। ठीक उसी प्रकार अगर उन ध्वनियों को लिख दिया जाए, यानी 2 ऐसे वर्ण जो अलग अलग जात के हैं लेकिन उनको एक साथ जोड़ करके लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त या मिश्रित वर्ण। तो संयुक्त या मिश्रित वर्ण के अंतर्गत हम लोग 4 वर्ण पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम लोग छा, दूसरा पढ़ते हैं त्रा, तीसरा पढ़ते हैं ज्या और चौथा पढ़ते हैं कौन सा? स्रा। अब देख लीजिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त। तो किसी न किसी वर्ण के योग से मिलकर बने होंगे। तो आपको याद रखना है कि छा का निर्माण जो होता है वो का, उसके बाद इसमें जोड़ देते हैं मूर्धन्य शा। अगर इस शा में हलंत लगाएंगे तो फिर से एक वर्ण निकलेगा और वो वर्ण होगा स्वर रूप में, और स्वर कौन सा होगा? आ। अगर यहाँ कोई मात्रा होती तो वो स्वर अपने मात्रिक रूप में, मूल रूप में बदल करके निकलता। यानी इसका जो विच्छेद या विग्रह होगा वो या तो हम ऐसे लिखें या इसी को लिख सकते हैं केवल का प्लस शा। यहाँ हलंत नहीं लगेगा तो स्वर नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही इसका लिख सकते हैं, एक तो वर्ण है ता, दूसरा वर्ण है आपका रा और तीसरा वर्ण कौन सा है? आ। अगर ये वर्ण ना निकालें तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ता और दूसरा वर्ण कौन सा है? रा। ठीक इसी प्रकार ज्या का होगा, और ज्या 2 वर्णों से मिलकर बनता है। एक तो है ज्या और दूसरा वर्ण कौन सा है आपका? ञ। और अगर हलंत लगाते हैं तो इसी से एक वर्ण निकल जाएगा आपका छोटा आ। और अगर इसको दूसरे रूप में लिखें तो एक तो रहेगा ज्या और दूसरा वर्ण क्या कौन सा रहेगा आपका? ञ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्या का उच्चारण होता है। अब देखिए यह ज्या जिन वर्णों से मिलकर बना होता है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो 2 वर्ण हैं, एक तो है ज्या और दूसरा वर्ण कौन सा है? ञ। और दोनों ही किस वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं? तो चा, छा, जा और फिर झा के बाद ञ। ये दोनों ही वर्ण किस वर्ण के अंतर्गत आ रहे हैं? चा या चा वर्ग। तो इसलिए उसका उत्तर क्या था? चा वर्ग। यानी लिखा था ज्या और ज्या के नीचे लगा था क्या? हलंत। और फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए वर्ण का उच्चारण या दिए गए वर्ण जिन वर्णों से मिलकर बना है वे किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? तो उसका उत्तर क्या था आपका? चा वर्ग। अगर स्रा की बात करें तो स्रा आपका महत्वपूर्ण है। इस स्रा का जो विच्छेद होगा वो होता है शा, उसके बाद रा और उसके बाद वर्ण कौन सा? छोटा आ। अगर ये आ ना लिखें तो ये हो सकता है आपका शा और दूसरा वर्ण कौन सा हो सकता है आपका? रा। ये हो गए आपके कौन से? संयुक्त या मिश्रित वर्ण। तो हम लोगों ने व्यंजनों के प्रकार जान लिए। टोटल कितने हैं? 4। एक तो स्पर्श, उदित या वर्गीय व्यंजन। दूसरे हैं जिसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। दूसरे हैं आपके अंतस्थ वर्ण, इसके अंतर्गत 4 वर्ण या, रा, ला, वा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा
ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण, उसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 4, सा, हा। फिर पढ़ा संयुक्त या मिश्रित वर्ण, उसके अंतर्गत भी कितने वर्ण आएंगे? 4। कौन कौन से? छ, त्रा, ज्या, स्रा। छ का निर्माण किससे होता है? का और मूर्धन्य सा से। त्रा का निर्माण किससे होता है? ता और रा से। ज्या का निर्माण किससे होता है? जा और ञा से। और स्रा का निर्माण किससे होता है? शा, लेकिन कौन सी शा? तालव्य शा और रा से मिलकर होता है किसका निर्माण? स्रा का निर्माण। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इसके विभाजन। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान, और वो उच्चारण स्थान होगा किसका? व्यंजनों का। तो व्यंजनों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण और उच्चारण, जब स्वर पर चर्चा हम लोगों ने की थी तो आपको बताया था कि जो उच्चारण की विग्रह या विच्छेद या जो तरीका उच्चारण का स्वर में होगा, सेम उसी तरीका पर हम लोग बात करेंगे किसमें? व्यंजन की में। तो हमने आपको बताया था कि उच्चारण के 2 तरीके, एक तो प्रयत्न के आधार पर या प्रयास के आधार पर, और दूसरा आधार आपको बताया था हमने स्थान के आधार पर। वर्णों के उच्चारण को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो प्रयत्न, प्रयत्न क्या है? प्रयास, और दूसरा स्थान, यानी उसके उच्चारण में आपके जिह्वा के साथ या गले से लेकर ओष्ठ तक के कौन सा भाग प्रयुक्त हो रहा है। दूसरा, इस प्रयत्न को हमने फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, और वो 2 भाग कौन से थे? तो एक था आपका घोषत्व का आधार, और दूसरा था आपका प्राणत्व का आधार। दूसरा क्या था? प्राणत्व का आधार। घोषत्व का आधार हमने बताया था आपको, या तो ये नाद होगा या तो क्या होगा? कंपन, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ में या गले में नाद या कंपन हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे? घोषत्व के अंतर्गत। और प्राणत्व का अर्थ है वे वर्ण, यानी जिनके उच्चारण में प्राण वायु की कितनी मात्रा प्रयोग की जा रही है, उसके आधार पर जब वर्णों को बांटेंगे तो वो आधार कहलाएगा आपका प्राणत्व का आधार। यानी कंपन हो रहा है या नहीं, इस आधार पर बांटने के लिए घोषत्व का आधार। प्राणवायु की आवश्यकता है तो कितनी है, इसका निर्धारण करने के लिए जो हम लोग आधार की चर्चा करेंगे वो कौन सा होगा? प्राणत्व का आधार। फिर घोषत्व के आधार को हमने 2 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया था, और जो आपका प्राणत्व का आधार था इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। और जो घोषत्व के आधार थे वो 2 कौन कौन से थे? तो घोषत्व के जो 2 आधार थे वो आपके थे, एक तो था आपका अघोष, और दूसरा जो आधार था वो था सघोष। पहला आधार था अघोष और दूसरा आधार क्या था? सघोष। इसको थोड़ा सही तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। तो जो घोषत्व का आधार था वो था आपका, एक तो था अघोष और दूसरा था सघोष, और जो प्राणत्व का आधार था वो एक तो था आपका अल्प प्राण, और जो दूसरा था वो था महाप्राण। देखिए, घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार अघोष सघोष, प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार अल्प प्राण महाप्राण। अघोष क्या होंगे? वे व्यंजन, चूंकि व्यंजन की बात कर रहे हैं तो हम लोग व्यंजन कहेंगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंठ में या गले में नाद उत्पन्न ना हो, कंपन ना हो, वो क्या कहलाएंगे? अघोष। जिनमें हो या कंपन उत्पन्न होगा वो कहलाएंगे सघोष। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु की अल्प रूप में, कम रूप में आवश्यकता हो, वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। और जिसमें
अल्प प्राण से ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता हो वो क्या कहलाएंगे, महाप्राण। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताएंगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बस क्रम आपको यही याद रखना है कि पहले स्थान पर क्या होगा अघोष, दूसरे स्थान पर क्या होगा सघोष, तीसरे स्थान पर क्या होगा अल्प प्राण, चौथे स्थान पर क्या होगा महाप्राण। अब देख लीजिए अघोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको एक क्रम याद रखना है। देखिए अघोष के अंतर्गत आएंगे, पहले बात करेंगे हम लोग वर्गीय व्यंजन की, उसके बाद बांटेंगे किसको, अंतस्थ और ऊष्म को। चूंकि इनका उच्चारण 3 वर्णों से मिलकर होता है, इनका निर्माण किससे होता है 3 वर्णों से मिलकर, इसीलिए इनके उच्चारण पर वैयाकरण ने कोई चर्चा नहीं की। तो हम लोग जब उच्चारण की बात करते हैं तो संयुक्त या मिश्रित व्यंजन की बात नहीं करेंगे, तो इनको हटा देते हैं फिलहाल। अब आपके वर्ण जो बचे वो बचे वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म संघर्षी वर्ण। देखिए अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन आएंगे, तो पहले अगर वर्गीय व्यंजन को हम लोग बांटते हैं तो जो वर्गीय व्यंजन की है, देखिए अगर हम इनको नंबर दे दें तो ये आपका 1 नंबर पर आएगा, यानी 1 के अंतर्गत का चा टा ता पा, 2 के अंतर्गत खा छा ठा था फा, ऐसे ही 3 के अंतर्गत, 4 के अंतर्गत, 5 के अंतर्गत। तो अघोष के अंतर्गत जो वर्गीय व्यंजन आएंगे वो आएंगे पहले दूसरे वर्गीय व्यंजन, पहले दूसरे वर्गीय व्यंजन। दूसरा अगर कहें सघोष के, तो चूंकि अब देखिए अगर टोटल 25 को बांटना है और उसमें से पहले दूसरे वर्ण यानी टोटल कितने 10 निकल चुके हैं, तो बचे कितने 15, तो 15 के 15 किस में आ जाएंगे सघोष में। इन 25 वर्णों को 4 आधारों पर बांटना है, 4 आधार में 2 आधार अलग हैं, 2 आधार अलग हैं। तो जो पहला वाला आधार है घोषत्व का आधार, उसमें अगर हम 25 वर्णों को बांटें तो पहले और दूसरे वर्गीय व्यंजन आ गए किसमें अघोष में, तो अब बच कौन से गए तीसरे चौथे पांचवें, तो ये किस में आ जाएंगे सघोष में। यानी सघोष के अंतर्गत आएंगे तीसरे चौथे पांचवें वर्गीय व्यंजन, तीसरे चौथे पांचवें वर्गीय व्यंजन किसके अंतर्गत सघोष के अंतर्गत। अभी केवल हम लोग वर्गीय व्यंजन को बांटने की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात बाद में। दूसरा देखिए अब प्राणत्व के आधार पर बांटते हैं किनको, इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को। तो देखिए अब तक क्रम क्या था 1 2, फिर क्या चला 3 4 5, यानी लगातार कंटिन्यू। अब हम लोग एक एक छोड़ करके बात करेंगे, यानी अब तक था 1 2, फिर था 3 4 5, अब क्या करेंगे 1 2 को छोड़ देंगे, 3 4 को छोड़ देंगे, 5, यानी अल्प प्राण के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो कैसे होंगे वर्गीय व्यंजन के पहले तीसरे पांचवें वर्ण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे वर्गीय व्यंजन के पहले तीसरे पांचवें वर्ग, कहाँ के वर्गीय व्यंजन के। तो वर्गीय व्यंजन के पहले तीसरे पांचवें वर्ण किस में आएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत। फिर बचे कौन कौन से, तो दूसरे और चौथे। तो अब महाप्राण के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे दूसरे और चौथे, वो भी कैसे वर्ण वर्गीय वर्ण। तो अब अघोष के अंतर्गत पहले दूसरे, सघोष के अंतर्गत तीसरे चौथे पांचवें, अल्प प्राण के अंतर्गत पहले तीसरे पांचवें और महाप्राण के अंतर्गत दूसरे और फिर चौथे। ये कौन से वर्ण आपके बांटे गए वर्गीय व्यंजन। अब चूंकि वर्गीय व्यंजन की बात हम लोग कर चुके हैं, तो अब बात करेंगे हम लोग इसकी जो आपके अंतस्थ और ऊष्म वर्ण है। तो आपको याद रखना है जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं या रा ला वा, वो सदैव कहाँ रहेंगे बीच में। ये आपको याद रखना है कि अंतस्थ वर्ण कहाँ रहेंगे बीच में, और बीच में अगर हम ऊपर का एक हटा दें एक नीचे का हटा दें तो अघोष हट गया महाप्राण हट गया, बीच में 2 चीजें बची, एक तो सघोष और दूसरा कौन सा अल्प प्राण। तो जो आपके अंतस्थ वर्ण होंगे वो या अघोष के अंतर्गत सघोष के अंतर्गत आएंगे और दूसरा अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। देखिए बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें
अंतस्थ वर्ण की, तो हमने बताया कि ये सदैव कहाँ रहेंगे, बीच में, यानी अघोष के अंतर्गत कोई भी अंतस्थ वर्ण नहीं आएगा। सघोष के अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, यानी या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा, ये क्या कहलाएंगे आपके सघोष वर्ण। फिर हमने कहा कि बीच में रहेंगे तो नीचे का भी छूट जाएगा, तो यार अलावा और कहाँ रहेंगे, अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में भी रहेंगे आपके कौन से, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण किस में रहेंगे, अल्प प्राण में, या, रा, ला, वा। इसके बाद अभी एक क्लास आपकी संपूर्ण वर्णमाला की होगी, जिसमें हम लोग संपूर्ण वर्णमाला पर विस्तार में किंतु अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे, ताकि आपको शार्ट रूप में अगर वर्णमाला को रिवाइज करना हो तो आप कैसे करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण आ गए, सघोष के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आ गए, तो अब चर्चा वर्गीय व्यंजन पर भी हो चुकी, अंतस्थ वर्ण पर भी हो चुकी। अब कौन से बचे, केवल आपके ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण। तो बात करेंगे ऊष्म संघर्षी वर्ण की। तो ऊष्म संघर्षी वर्ण में अब चूंकि ये तो बीच में आ गए, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर और नीचे, ये रहेंगे बीच में, ये कहाँ जाएंगे, ऊपर और नीचे, यानी अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे आपके शा, शा और शा। लेकिन अघोष में इस तीनों सा के साथ में हा शामिल नहीं होता, वो हा शामिल कहाँ हो जाएगा, सघोष में, यानी इसका हा जो होगा साथी वो इनका साथ छोड़ करके कहाँ चला आएगा, नीचे। यानी अगर हा कहा जाए तो वो सघोष होगा, लेकिन अगर सा, शा, सा कहा जाए तो वो क्या होंगे, अघोष होंगे। फिर बात करें अगर प्राणत्व के आधार पर, तो हमने कहा नीचे आ जाएंगे। तो अब ये हा जो होगा, ये जब ऊपर से नीचे उतर करके आएंगे तो साथ में हा को भी पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई चल नीचे ही तेरा स्थान है। तो हा को ले लिए और फिर से आ गए। तो जब ये चारों वर्ण हो गए, सा, उसके बाद शा, उसके बाद फिर से आपका शा और एक वर्ण हा, जब ये चारों वर्ण एक साथ शामिल हो जाते हैं तब इन्हीं को कह दिया जाता है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। तो अब देखिए, क्रम आपको याद रखना है, सबसे ऊपर अघोष, उसके बाद सघोष, उसके बाद अल्पप्राण, फिर महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन हमेशा मध्य में रहेंगे, यानी अंतस्थ क्या होंगे, एक तो सघोष होंगे, दूसरे क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। दूसरा, अगर क्रम की बात करें तो आपको जैसे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण याद है, वैसे ही अघोष यानी 1 2, उसके बाद 3 4 5 सघोष, फिर 1 3 5 अल्पप्राण, फिर 2 4 महाप्राण, ये आपको याद रखना है। फिर चूंकि अंतस्थ आपके बीच में आ गए, तो अब जो आपके ऊष्म या ऊष्म संघर्षी बचे वो कहाँ चले जाएंगे, तो एक तो ऊपर, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो उनका एक साथी जो रहेगा हा, वो नीचे छूट जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, सघोष में, यानी अघोष में केवल तीनों सा रहेंगे। फिर जब वही ऊपर से नीचे आएंगे तो हा को साथ में ले लेंगे, यानी महाप्राण के अंतर्गत आपके फिर से ऊष्म व्यंजन चारों आ जाएंगे, सा 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 हा। तो ये तो उच्चारण थे किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्थान के आधार पर। तो स्थान हम लोग जानते हैं कि स्थान पता है आपको कौन कौन से हैं। तो पहला स्थान है आपका कंठ, दूसरा स्थान है आपका ताल, तीसरा स्थान है आपका मूर्धा, और चौथा है आपका दंते, और पांचवा है आपका ओष्ठे, ओष्ठे। और इसमें 1 2 स्थान और बढ़ जाएंगे, एक तो बढ़ जाएगा आपका नासिका या नासिक के, और एक बढ़ जाएगा आपका दंतोष्ठे, दंतोष्ठे। उच्चारण में हमने आपको बताया था कि जो आपके गले में कंठ है, इससे अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो आपके उच्चारण स्थान इसी क्रम में मिलते हैं। यानी सबसे पहले क्या रहेगा, कंठ, फिर कंठ से ऊपर जब थोड़ा जाएंगे
तो उसको कहते हैं ताल। फिर ताल से आगे जाएंगे लेकिन दांतों के पीछे तक, उसको क्या कहते हैं? मूर्धा। फिर मूर्धा से आगे जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? दांत। और फिर दांत से जब बाहर की तरफ निकलेंगे तब क्या आ जाएंगे? ओष्ठ। जब दंत और ओष्ठ यानी दंत के बाद अगर ध्वनि हम इसको आगे न निकाल करके हल्का ऊपर की तरफ ले जाएं तो वो ध्वनि कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? आपकी नासिका में। तो इसलिए ध्वनि आ जाएगी किसकी? नासिका की। और अगर दांत और ओष्ठ इन दोनों का साथ में प्रयोग कर दिया जाए तो ध्वनि क्या कहलाएगी? दंतोष्ठ। देखिए कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आपके वर्ण आएंगे। तो व्यंजनों पर चर्चा स्वरों में हमने की थी। अब व्यंजनों में जैसे आपके वर्गीय व्यंजन थे, वर्गीय व्यंजन कैसे थे? अब देखिए फिर से लिखते हैं। इधर था आपका का वर्ग, उसके बाद था चा वर्ग, उसके बाद था आपका टा वर्ग, उसके बाद था ता वर्ग और फिर था आपका पा वर्ग। ऐसे ही तो लिखे थे। फिर हमने लिखा था या, रा, ला, वा। फिर लिखा था शा, 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 हा। टोटल वर्ण इतने ही तो थे। का वर्ग का अर्थ है का के पांचों वर्ण, चा का अर्थ है चा के पांचों वर्ण। तो टोटल ये 25 लिखे हैं। उसके बाद ये 4 लिखे हैं और ये 4 लिखे हैं। अब अगर हम लोग बात करें कंठ की तो जिस क्रम में ये रहेंगे उसी क्रम में ये वर्ग इनके साथ उच्चारण स्थान में शामिल हो जाएंगे। यानी कंठ भी सबसे ऊपर और का वर्ग भी सबसे ऊपर। तो कंठ के अंतर्गत सबसे पहले क्या आ जाएगा? का वर्ग। ठीक वैसे ही ताल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? दूसरा वाला, तो ये आ जाएगा आपका चा वर्ग। मूर्धन्य या मूर्धा के अंतर्गत क्या आएगा है? तो तीसरे स्थान पर क्या है आपका? टा वर्ग। फिर दंत के अंतर्गत तो चौथे स्थान पर कौन सा है आपका? ता। तो ये आ जाएगा ता वर्ग। अगला आपका बचा है कौन सा? पा वर्ग। तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा पा वर्ग। पा वर्ग के संबंध में एक आपके संस्कृत के विद्वान हुए हैं दांडी, और दांडी की रचना है 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों का वर्णन किया गया है। तो उसमें एक कहीं पाठ मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि किसी राजकुमार की ओठों पर कोई विकार हो जाता है। वो जंगल में शिकार या कोई भी क्रिया कर रहे होंगे जिससे उनकी होठों में, राजकुमार की होठों में कुछ विकार हो जाता है, जिससे वो क्या होता है? पा वर्ग के किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर पा वर्ग के उच्चारण करना है तो आपको दोनों होठों को आपस में क्या करना पड़ता है? मिलाना पड़ता है। तो वो राजकुमार पा वर्ग का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो महानता यह है कि जब दांडी ने उस कुमार के बारे में कथन कहा तो उन्होंने पूरे वक्तव्य जो लिखे उसमें कहीं भी पा वर्ग के किसी भी वर्ण का लेख नहीं था। बात समझ पा रहे हैं कि पा वर्ग का प्रयोग किए बिना ही, चूंकि वो राजकुमार उसका उच्चारण नहीं कर पाता और उन्होंने रचना की, तो वो रचना का नाम क्या है? 10 कुमार चरितम। खैर, तो ये तो हो गए आपके ओष्ठ। अब आपके फिर से 4 वर्ण बचे, कौन से? या, रा, ला, वा, और इधर आपका शा, 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 हा। अब देखिए 2 इसमें इष्ट्र आए हैं, एक तो नासिक के और दूसरा कौन सा है? दंतोष्ठ। तो केवल हम लोग इन 5 पर चर्चा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ अगर हम देखें तो अब चूंकि इन पर तो चर्चा हो चुकी है, अब चर्चा किस पर होनी है? इन वर्णों पर। तो इनमें भी अब देखिए अगर हम इन नीचे के 2 वर्णों को हटा दें, एक तो वा और दूसरा कौन सा? हा, तो वर्ण बचे आपके कितने? 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3, और यहाँ आपके हैं कितने? 5। तो अब 5 को अगर 3 में करना है तो हम क्या करते हैं? एक तो ऊपर वाला हटा दिए और एक कहाँ वाला? नीचे वाला हटा दिए। यानी ऊपर से कंठ हटा दिए, नीचे से ओष्ठ हटा दिए। अब कितने बचे? 3। कौन कौन से? तालु, मूर्धा, दंत। अब ये जो वर्ण हैं आपके, ये ज्यों के त्यों यहीं आप ला करके लिख दीजिए। यानी ताल के अंतर्गत या, उसके बाद मूर्धा के अंतर्गत रा, उसके बाद दंत के अंतर्गत ला।
ठीक इसी प्रकार या के साथ में कौन सा रहेगा वर्ण, शा। और रा के अंतर्गत रा के साथ में कौन सा वर्ण रहेगा, सा। और ला के साथ कौन सा वर्ण रहेगा, शा। तो ये आपको जो हमने पिछली अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि आपको इन शा को किस रूप में पहचानना है, तालु, मूर्धा और दंत। अब दो वर्ण जो आपके बच गए, एक तो कौन सा, वा, और दूसरा कौन सा, हा। तो हा आपका चला जाता है बिल्कुल ऊपर, यानी हा आपका कौन सा है, कंठ वर्ण। इसको काकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो हा तो हो गया, इसका उच्चारण स्थान किससे हो गया, हा का, कहां से, कंठ से। एक वर्ण बचा आपका वा, और वा का उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ और दंत दोनों से मिलकर होता है, इसीलिए हमने उच्चारण स्थान लिखा है दंतोष्ठ। और इसके अंतर्गत वर्ण कौन सा आएगा आपका, वा, यानी वा का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, दंत और ओष्ठ इन दोनों से मिलकर। अब हमने यहाँ लिखा है नासिक के। नासिक के क्या होते हैं, तो जो भी आपके वर्गीय व्यंजन हैं, कौन से व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उन वर्गीय व्यंजन के जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर कौन से, का वर्ग का पंचमाक्षर ये, उसके बाद चा वर्ग का पंचमाक्षर ये, उसके बाद टा वर्ग का ला, उसके बाद ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा। इनको कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर 5 हैं, इया, उआ, अड़ा, ना, मा। अगर अलग से पूछे कि इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तो इनके उच्चारण स्थान क्या होंगे, नासिक। याद रखिएगा, प्रश्न के माध्यम से ही आपको समझा देते हैं। जैसे अगर कहा जाए का, गा और गा, इनका उच्चारण स्थान किस स्थान से होगा, तो उत्तर होगा का वर्ग यानी कि कंठ। तब उत्तर आपका क्या होगा, कंठ। लेकिन इन्हीं में से केवल 5वां वर्ण ले लिया जाए और वर्ण आपके सामने लिख दे गा, और फिर पूछे कि इसका उच्चारण स्थान किससे होगा, या इन 5 में से कोई एक वर्ण ले ले और आपसे पूछा जाए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो उत्तर आपको सदैव क्या देना है, नासिक के। यानी वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर अगर एकल रूप में पूछे जाएं उच्चारण स्थान के रूप में, तो उत्तर होगा नासिक के। और यदि वह अपने वर्ग के साथ में शामिल है तो उसका उच्चारण स्थान उसके वर्ग के उच्चारण के आधार पर होगा। ये आपको बात याद रखनी है। तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, एक तो व्यंजन पर, फिर उसके विभाजन, फिर उनके उच्चारण स्थान पर। अब चूंकि आपको पता है कि अब हम लोग बात करेंगे कि इस व्यंजन के टॉपिक के साथ में हम लोग जीएस के कौन से तथ्य रिलेट करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे तो प्रकार पढ़े कितने, 4। कौन कौन से प्रकार पढ़े, तो पहला पढ़ा आपका स्पर्श व्यंजन, ये था आपका पहला प्रकार। दूसरा था आपका अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आपका कौन सा है, तो तीसरा है आपका ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। और जो चौथा था आपका वो क्या है, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। इन्हीं वर्णों से हम लोग जीएस को रिलेट करेंगे। देखिए, स्पर्श व्यंजन का पहला वाला शब्द ले लीजिए, और शब्द क्या है, स्पर्श। अब इसको रिलेट करेंगे हम लोग भूगोल से। आपको पता है भारत है, भारत के पड़ोसी देश हैं। आपको बताना है ये कि भारत की जो सीमा होती है वो सर्वाधिक सीमा किस देश से रिलेट करती है, किस देश से स्पर्श करती है, और सबसे कम सीमा किस देश से स्पर्श करती है। तो केवल तथ्य रूप में ही आपको हम जानकारी देंगे। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लेना। तो स्पर्श में 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो भारत किससे सर्वाधिक सीमा साझा करता है,
सर्वाधिक सीमा साझा करता है? कौन? भारत। तो उत्तर होगा आपका, अगर आप जो आपका मैप है उसका इमेजिनेशन कर पा रहे हैं तो करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पूर्वी क्षेत्र में देश है आपका बांग्लादेश, जो कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है, किससे? भारत से। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। दूसरा, भारत के जो इन दूरियों का क्रम है, इसकी एक ट्रिक भी प्रचलन में है, बचपन में भूत। बचपन यानी बा से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, और चा से क्या हो जाएगा? चीन, फिर पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, ना से क्या हो जाएगा? नेपाल, फिर माँ से क्या हो जाएगा? म्यांमार, फिर भा से क्या हो जाएगा? भूटान, और ता से क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। और आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किससे स्पर्श करेगा? बांग्लादेश से, तजाकिस्तान से नहीं है, सॉरी, बांग्लादेश। और दूसरा, जो सबसे न्यूनतम स्पर्श करता है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक, ज़्यादातर लोगों को पता है किससे? बांग्लादेश से। न्यूनतम जो स्पर्श करता है वो है आपका अफगानिस्तान। वो क्या है? अफगानिस्तान। तो भारत अगर सर्वाधिक सीमा साझा करे तो किससे करेगा? बांग्लादेश से। और सबसे कम जो साझा करेगा वो किससे करेगा? अफगानिस्तान से। दूसरा देखिए, अंतस्थ व्यंजन में हमने शब्द देखा, लिखा क्या है? अंतस्थ। इसको भी कहाँ ले जाएंगे? रिलेट करेंगे भूगोल से, और शब्द लिखते हैं अंतस्थ। और अंतस्थ में हम लोग जानते हैं कि भूगोल में क्या पढ़ते हैं? झील। भारत में 2 प्रकार की झीलें हैं, भारत क्या विश्व में भी। एक तो मीठी और दूसरी कौन सी है? खारे पानी की। आज हम लोग अंतस्थ पर चर्चा करनी है, इसलिए बात करेंगे खारे पानी की। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, भारत में स्थित सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय समझ पा रहे हैं? स्थल का अर्थ है भूमिखंड के अंदर, और अंतः का अर्थ है अंदर, यानी भूमिखंड के अंदर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो भी कहाँ? भारत में। तो आप याद रखेंगे वो झील कौन सी होगी आपकी? सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। याद रखेंगे ये खारे पानी की है, और है कहाँ? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगर बात करें अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तब उत्तर होगा सांभर झील, राजस्थान, लेकिन कहाँ? भारत में। दूसरा, अगर सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील, तब होगी आपकी कौन सी? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। दूसरा, जब हमने उत्तर बताया इसका अंतःस्थलीय, तो सांभर, तो इसका मतलब यह है कि जो चिल्का झील होगी वो अंतःस्थलीय नहीं होगी। आपको पता है ओडिशा प्रायद्वीपीय प्रदेश है, प्रायद्वीप यानी समुद्र से इसकी सीमा टच करती है, स्पर्श करती है। तो जो चिल्का झील है वो वास्तव में प्रायद्वीपीय झील है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब उत्तर होगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय खारी झील, तब भी उत्तर होगा कौन सा? चिल्का झील। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारी अंतःस्थलीय झील, तब उत्तर होगा आपका सांभर झील, और है कहाँ? राजस्थान में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ऊष्मा को आप साइंस से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय भी आपका हो गया है तो हम लोग केवल चर्चा करेंगे अब संयुक्त पर। ये चूंकि अच्छा है। अब देखिए, संयुक्त से हम लोग चलेंगे कहाँ? राजनीति की तरफ, और शब्द लिखेंगे हम लोग। पहला शब्द तो ज्यों का त्यों संयुक्त, और फिर लिख देते हैं क्या? अधिवेशन। जिन लोगों को अब पॉलिटी पता है उनको समझ में आएगा और वो प्रसन्न हो जाए। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त से हमने क्या लिखा? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का जिक्र किया गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद कहाँ? 108। दूसरा, अगर कहा जाए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है,
तो बुलाता है राष्ट्रपति। ये सारे के सारे पॉइंट जो आपके रहेंगे वो महत्वपूर्ण हैं और अति महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। दूसरा, अगर बुलाएगा राष्ट्रपति तो फिर जो संयुक्त अधिवेशन बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता ये राष्ट्रपति नहीं करता, तो अध्यक्षता कौन करेगा? जो लोकसभा का सभापति होगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्षता। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्षता। अब कुछ लोगों के मन में ये आता है या प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो करेगा उप लोकसभा अध्यक्ष। उप लोकसभा अध्यक्ष, सभाध्यक्ष। अब तीसरा प्रश्न ये बनता है कि यदि ये भी ना हो, कौन? उप लोकसभा अध्यक्ष, तब जो होगी इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा उप राज्य सभापति। उप राज्य सभापति। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ये कि यहाँ तो था लोकसभा अध्यक्ष, फिर उप लोकसभा अध्यक्ष, और यहाँ इसके बाद तुरंत उप राज्यपाल। तो यही पॉइंट है कि जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता। उप राष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता। किसमें? संयुक्त अधिवेशन में। अब ये भाग ही नहीं लेगा। अब भाग ले कौन सकता है? जबकि उस सदन का वो सदस्य भी नहीं है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो होगा आपका, जो कि इस समय कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो आर्टिकल 148 148 में जिक्र है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होगा वो इस संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, जबकि वो उस सदन का मेंबर नहीं है। फिर लेकिन वोट नहीं कर सकता। लेकिन वोट नहीं कर सकता। कौन? कैग। भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। कौन? कैग। उपराष्ट्रपति भाग ही नहीं ले सकता तो वोट कहां से करेगा? तीसरा, जो अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन, एक तो आपका जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368, और दूसरा जो आपका किसी क्षेत्र में, यानी कि एक तो संविधान संशोधन किसके, ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल है 368। और दूसरा है आपका धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक। तो इन दोनों पर अगर चर्चा होनी है, और धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 110 में दी गई है, जबकि धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, जबकि धन विधेयक को पारित करने का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 109 में है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो संविधान संशोधन और धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि एक तो जो आपका अगर वित्त विधेयक है तो उस पर बुलाया जा सकता है, और अगर संविधान संशोधन के अतिरिक्त कोई नियम बनना है तो उस पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन जो होगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो नहीं है तो उप सभापति होगा, अगर वो भी नहीं है तो उप राज्य सभापति। क्यों? क्योंकि जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वो भाग नहीं ले सकता, जबकि कैग भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। और ये धन विधेयक और दूसरा है आपका संविधान संशोधन, इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो आशा करते हैं कि ये रिलेशन, ये नवाचार आप सबको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।